तो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में कल हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा था कि सॉल्ट्स के नाम, ऑक्सी एसिड्स के नाम कैसे लिखते हैं, और उसमें हमने 6-7 टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी इक, अस। उसके बाद हमने पढ़ा था इक से कम या इक से ज्यादा, तो पर या हाइपर। फिर हमने पढ़ा था हाइपो, फिर हमने पढ़ा था मेटा, फिर हमने पढ़ा था पायरो। क्लियर है ये सारे वर्ड? फिर इक का सॉल्ट आएगा तो 8, अस का सॉल्ट आएगा तो आइट, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आइट। ये कल के एप्लीकेशन थे। आज का हमने पहला एप्लीकेशन ये लिखा है अभी बोर्ड पे, दैट इज अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिख रहा है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अभी इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है, मिनिमम है, और अगर मिनिमम है तो गारंटेड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर वो कोई कहता है कि क्या नहीं होगा, तो मिनिमम वाला कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता और मैक्सिमम वाला कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। मैक्सिमम वाला ऑक्सीडाइजिंग होगा, मिनिमम वाला रिड्यूसिंग होगा। और जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, आपको मालूम है सल्फर का -2 से +6 तक होता है, और अगर सल्फर का SO2 में देखें तो +4 है। तो अब ये क्या होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 भी जा सकता है, -2 भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, तो दोनों एजेंट होगा। तो बेटा पॉइंट क्या आया कि अगर कोई अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो अब रिएक्शन में वो किसकी तरह काम करेगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? मिनिमम पे बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग। कोई मैक्सिमम पे है तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपना कम होगा, अपना रिडक्शन, दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई अगर बीच में ऑक्सीडेशन नंबर है तो दोनों तरफ जा सकता है, बोथ द एजेंट। तो पॉइंट करके आपने लिख लेना चाहिए, सब्सटेंस एट इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, a substance at its minimum oxidation state may act as, किसकी तरह काम कर सकता है? may act as, मिनिमम पे है, may act as reducing agent। ये मैंने कहा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है? ये नहीं कह रहा हूं करेगा ही करेगा, हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहे, चेंज ही ना हो, इसलिए कहा। तो may act as reducing agent, but it can never act as, ये काम नहीं करेगा बेटा, किसकी तरह काम नहीं करेगा? इट कैन नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम पे बैठा है, बेचारा पहले ही बहुत गिर चुका है और नहीं गिरेगा ये, है ना? तो जब और नहीं गिरेगा तो इसका रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। अब बच्चों इसका उल्टा आप अपने आप सोच के लिखिए, देख के भी नहीं, सोच के लिखिए कि अ सब्सटेंस एट इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मे एक्ट एज एंड कैन नॉट एक्ट एज। ये दोनों बातें खुद लिखें। A substance at its maximum oxidation state may act as and cannot act as, ठीक है? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे बेटा, वो किसकी तरह काम करेंगे और किसकी तरह नहीं कर सकते, ठीक है? तो a substance at its maximum oxidation state may act as, मैक्सिमम वाला किसकी तरह काम करेगा? रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो may act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड कैन नॉट या कैन नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। एंड अ सब्सटेंस इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बीच में है, ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, जैसे सल्फर का +4 है SO2 में, तो जो बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों तरफ जा सकता है, तो वो बोथ द एजेंट होता है। तो सब्सटेंस इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट may act as both the agents, reducing agent as well as oxidizing agent। वो सब्सटेंस जो बीच में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, may act as both the agents, ठीक है बच्चों? वो दोनों एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। may act as both the agents, ठीक है? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम तीनों बातों के। बच्चों तीनों बातों के एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे ये हमने लिख दिया है बेटा, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया कोई और, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे दिमाग में क्या है, कार्बन का मैक्सिमम है +4, मैंने लिखा है SO3, यहाँ इसका मैक्सिमम है +6,
या Cl2O7, यहाँ क्लोरीन का मैक्सिमम है +7, तो ये मैंने मैक्सिमम वाले लिख दिए हैं। और अगर ये मैक्सिमम वाले लिख दिए हैं H3BO3, जैसे हमने B2O3 लिख दिया, तो बच्चों अगर ये मैक्सिमम पे हैं तो मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या था, अब रिएक्शन के बाद इनका क्या होगा, रिडक्शन, और कौन से एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मे एक्ट एज, कैन एक्ट या मे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर कैन नॉट एक्ट एज, किसकी तरह काम नहीं करेंगे, कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर है, क्योंकि इनका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्या नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपने जहां लिखा चाहे वहां लिख सकते थे, Cl नेगेटिव, क्लोरीन का -1 सबसे कम होता है, H2O या फिर ऑक्सीजन का और कोई H2S लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, सल्फर -2 होता है, NH3 अमोनिया -3 होता है, और कार्बन का CH4 में -4 होता है। तो यहाँ पे ये सबसे मिनिमम पे आ गए हैं बेटा, तो मिनिमम वाला क्या होगा, मे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या नहीं होंगे और क्या होंगे, ये आ गया। अब बच्चों हम इंटरमीडिएट वाली बात करें, कौन कौन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे SO2 में सल्फर का +4 है, तो ये -2 भी जा सकता है और +6 भी जा सकता है। ऐसे H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, ये परऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली ये -2 भी जाएगा और 0 भी जाएगा। क्लोरीन अभी 0 है, ये -1 भी जा सकता है और +7 तक भी जा सकता है। तो ये तीनों चीजें बोथ एजेंट हो जाएंगी, H2O2, SO2 एंड क्लोरीन में एक्ट एज बोथ द एजेंट। ये दोनों एजेंट्स की तरह काम कर सकती है। बोलो बच्चों क्लियर है अब यहां तक। कौन सा पहले बेटा बोलो। बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Cl2 में 0 है, क्योंकि ये अकेला है, और क्लोरीन का अभी हमने डिस्कस किया -1 भी होता है और +7 भी होता है। अभी तो 0 है, तो 0 वाला रिएक्शन के बाद हो सकता है -1 में चला जाए, तो रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो रिड्यूसिंग, मतलब ये कौन से एजेंट की तरह काम कर रहा है, बोथ एजेंट। बोलो बच्चों क्लियर है। मे बी ठीक है, मेटल्स को छोड़ दीजिए बेटा, क्यों मेटल्स को मैंने कहा छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते ही हो कि मेटल्स माइनस में नहीं जाते, इसलिए वो नहीं होंगे। जैसे आपने कहा सोडियम नेटिव स्टेट में 0 है, अब सोडियम कभी माइनस में होता ही नहीं है, इसलिए नहीं। बोलो क्लियर है बच्चों। अब साफ हुआ थोड़ा कैमरा, अब थोड़ा पिक्चर क्लियर हुई। यस सर। यस यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये वाला एप्लीकेशन आपको क्लियर है, इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग WF लिखा करो, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट रिएक्ट विद या डू नॉट डीकलराइज, कौन सा डीकलराइज नहीं करेगा KMNO4। विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट डीकलराइज KMNO4, कौन KMNO4 को डीकलराइज नहीं करेगा, डू नॉट डीकलराइज KMNO4। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बेटा, पहला CO2, दूसरा बेटा, दूसरा है Fe+3, तीसरा SO3, ठीक है। अच्छा मुझे तो एक ऑप्शन देना था, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट वर्ड की जगह डू कर दीजिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग डीकलराइज, डू नॉट वर्ड पूरा हटा दो, डीकलराइज KMNO4, ठीक है। और चौथा है दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, करिए। चौथा है ऑक्सैलिक एसिड। बच्चों डस्टर कितने बजे क्लास है आप लोगों की? बड़ी भाई चलो आए तो इंक ले जाएंगे। चलो बच्चों कर लिया क्या? ये मास्क किसने रखा है यहाँ लाके अपना? नहीं किसी का नहीं हुआ है। ओके तो बेटा इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है कि कौन सा KMNO4 को डीकलराइज करेगा, ठीक है। तो बच्चों दिमाग में क्या होना चाहिए, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट,
कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ठीक है, और Mn का होता ही मैक्सिमम 7 है। दैट इज KMnO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी मैक्सिमम होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो KMnO4 ऑब्वियसली किसे ऑक्सीडाइज करेगा? यहाँ आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। क्यों? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का है +3 और ये जो +3 है ये +4 में जा सकता है क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम +4 होता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे उसमें बेटा ये ऑलरेडी +4 था जो कि मैक्सिमम था, ये +3 था मैक्सिमम था, ये +6 था मैक्सिमम था। मतलब कार्बन का पहले से मैक्सिमम है इस केस में, आयरन का भी मैक्सिमम है और F का भी मैक्सिमम है। अब दो मैक्सिमम वाले तो रिएक्ट करेंगे नहीं ना, तो ये एक मैक्सिमम वाला है और दूसरा नॉन मैक्सिमम का है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो Mn का रिडक्शन हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन। फिर से सुनिए बेटा, KMnO4 में जो Mn है, Mn हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और KMnO4 जब हाईएस्ट पे होता है +7 तो उसका रिडक्शन होगा, और अगर रिडक्शन होगा तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आपको यहाँ देखना है वो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम पे बैठा है, ये मैक्सिमम पे बैठा है, ये मैक्सिमम पे, जो मैक्सिमम पे बैठे हैं वो थोड़ी ऑक्सीडाइज होंगे। तो ऑक्सीडाइज तो वो होगा जो अभी मैक्सिमम पे नहीं है। तो ये अभी मैक्सिमम पे नहीं है, यहाँ कार्बन का +3 है, तो ये KMnO4 से रिएक्ट कर लेगा, KMnO4 का रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज डी। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अब बच्चों पोटेंशियल्स हैं आप लोगों कोर्स में? नहीं है देखा? मेरे हिसाब से पोटेंशियल्स नहीं है क्योंकि ये 12th में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड पोटेंशियल। और फिर भी अगर टीचर्स पढ़ाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस दिन पढ़ा दूं, ठीक है? क्योंकि नहीं है इस साल कोर्स में तो हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर पूरा चैप्टर आपको एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है? नाउ अब हम अगर चैप्टर्स की बात करें तो पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट, सेकंड हमारा आई होप सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ इज बॉन्डिंग, फिफ्थ इज स्टेट्स ऑफ मैटर, सिक्स्थ इज थर्मोडायनेमिक्स, सेवेंथ इज रिडॉक्स, है ना? मतलब 7th बुक में इक्विलिब्रियम है लेकिन मैंने जानबूझ के रिडॉक्स कराया था। तो ऑब्वियसली अब इक्विलिब्रियम की बारी आ रही है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। आप जितनी जल्दी समझ लेंगे मैं उतनी जल्दी करा दूंगा, ठीक है? अगर आपके कोर्स में कुछ और आ रहा है तो आप बता देना, बाहर मैम कराएंगे आपको अलग से, है? हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। चलिए बच्चों हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हैं, एक कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड अदर इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले ऑब्वियसली हम केमिकल इक्विलिब्रियम को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? हेडिंग इज इक्विलिब्रियम और उसकी सब हेडिंग हो सकती है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके चलो बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल वाला है, थोड़ा सा लेंथी है, टॉपिक ज्यादा है, ठीक? तो इक्विलिब्रियम में पहला वर्ड आता है बेटा, दो टाइप की रिएक्शन है केमिस्ट्री में, वन इज टर्म्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, वन इज टर्म्ड एज इररिवर्सिबल, ठीक है? रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल, ठीक है? इररिवर्सिबल, आई होप तो सभी बच्चों को अंतर पता है। एक बेसिक अंतर है रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में, दैट इज रिवर्सिबल आर दोज which take place in both the direction and irreversible are those which take place in single direction. Common sense, अंग्रेजी का जो वर्ड है वही है। रिवर्सिबल का मतलब at any moment, at any instant reaction can come back, किसी भी समय आगे जा रही है पीछे जा रही है कुछ भी हो सकता है, वो रिवर्सिबल। या केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से रिवर्सिबल का मतलब होता है when product can give back reactant again, this reaction is termed as reversible। जैसे कि कॉपर की और जिंक की हम रिएक्शन करें तो वैसे तो बेसिकली हमें मालूम ही है कि कॉपर और जिंक में जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर तुम बाहर से पोटेंशियल लगाओ
बाहर से तुम एनर्जी दो तो ये उल्टा भी पॉसिबल है। तो कंडीशन बदलने पे रिवर्स होगी। इट इज अ कॉमन सेंस, हर कंडीशन पे रिवर्स नहीं होगी। जब आप कंडीशन बदलेंगे तब, जैसे पानी है, आपने आइस बना लिया एक डायरेक्शन, अब आइस से वाटर उसी कंडीशन पे थोड़ी आएगा, आइस से वाटर के लिए कुछ कंडीशन बदलनी पड़ेगी, लेकिन कंडीशन बदलते ही वो वापस आ जाएगी। तो वो रिएक्शन जो कंडीशन बदलने पर अलग अलग कंडीशंस पे दोनों डायरेक्शन में चल सकें, दे आर टर्म्ड एज रिवर्सिबल। और वो रिएक्शन तुम कंडीशन कितनी बदल लो, नहीं वापस आ ही नहीं सकता, वो इररिवर्सिबल। क्लियर है? अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, उनके लिए बेस्ट तरीका है कि आप क्या करेंगे, 2000 रुपए का नोट लेंगे और जितने ज्यादा हो उतना ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। पूरी गड्डी ले लीजिएगा, वो लेके उसको रखिएगा गड्डी को, और उसमें आग लगाइएगा माचिस से, ठीक है? पूरी जल जाए, राख बन जाए। अब इस राख से क्या नोट दोबारा बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। और राख रख लेना अपने पास, ठीक है? समझ लेना ये राख बन गई, नोट नहीं बन रहे, इररिवर्सिबल है। इज इट क्लियर? राख से नोट नहीं बन रहे, इररिवर्सिबल। ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना है, लेकिन अब कोचिंग भी कुछ समझाएगी, तो कोचिंग आ जाना, कोचिंग भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। बर्फ लेंगे हम, ठीक है, उससे हम पानी बनाएंगे गर्म करके, और उसके बाद हम दोबारा ठंडा करके बर्फ बना के दिखाएंगे उसी पानी को। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से भाप, भाप से पानी। कोचिंग करके दिखाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? और तुम्हारे वो 2000 के नोट की गड्डी जो जल गई वो वापस नहीं आ रही, वो इरिवर्सिबल, और बर्फ से पानी, पानी से बर्फ रिवर्सिबल। तो बेसिकली जो रिएक्शन वापस आ जाएगी रिवर्सिबल है, ठीक है? और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जाना नहीं है, फिर भी 2-4 छोटे वर्ड्स याद करने हैं। जैसे अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, आई होप सो आपको मालूम होगा, प्रेसिपिटेट केमिस्ट्री के हिसाब से मुर्दे को कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, कि डेड हो गया, मतलब ये दोबारा टेक पार्ट नहीं करेगा। तो कोई प्रेसिपिटेट बना है तो इरिवर्सिबल है, क्योंकि दोबारा टेक पार्ट कर ही नहीं रहा, तो वो डेड सोल की तरह चला गया। इसलिए अगर कोई गैस है और बेटा ओपन कंटेनर में किया है, कॉमन सेंस, किसी रिएक्शन में गैस बन रही है और कंटेनर ओपन है, बेटा कंटेनर ओपन है तो क्या होगा, गैस निकल के उड़ जाएगी, और जब गैस उड़ जाएगी, दोनों प्रोडक्ट या प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो रिएक्शन वापस कैसे आएगी? ठीक है, तो रिएक्शन वापस आने के लिए जो भी कंपोनेंट से दे मस्ट बी प्रेजेंट देयर, तो ही तो रिएक्ट करके वापस आएंगे। मतलब अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसे हीट किया है बच्चों, और ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। CO2 एक गैस होती है। अब ये आपसे कोई पूछे ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल, तो इसका आंसर है ओपन कंटेनर में इररिवर्सिबल है, क्लोज कंटेनर में रिवर्सिबल है। ओपन कंटेनर में क्या होगा, CO2 निकल लेगी, CO2 उड़ गई। जब CO2 उड़ गई तो वापस कौन रिएक्ट करेगा? इन दोनों के रिएक्ट करके तो आएगा, ये है ही नहीं। लेकिन क्लोज कंटेनर में ये दोनों ही अवेलेबल है, इसलिए वापस आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो पॉइंट समझ में आया? तो आपकी पहली हेडिंग इस चैप्टर की है, आप एक एक करके चाहे लिखिएगा। पहली हेडिंग है इररिवर्सिबल रिएक्शन, और जिन्हें को समझ में आ गया है तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं आप, इररिवर्सिबल रिएक्शन। पहला पॉइंट इररिवर्सिबल में, ठीक है, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कांट गिव बैक रिएक्टेंट अगेन। बेटा कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं होता रिवर्सिबिलिटी से। कैटलिस्ट तो मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगा, कैटलिस्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैटलिस्ट कोई भी इनपुट नहीं देता, खाली रिएक्शन को स्पीड या स्लो करता है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कोई चीज नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, तो पहला पॉइंट आपने लिखना था रिवर्सिबल में, सॉरी इरिवर्सिबल में, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट व्हाइल प्रोडक्ट कांट गिव बैक रिएक्टेंट अगेन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन ही गया, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा नहीं आ रहा। रिएक्टेंट कैन गिव प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कांट गिव बैक रिएक्टेंट। दूसरा पॉइंट जबरदस्ती भी हम बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इफ एनी प्रोडक्ट इज प्रेसिपिटेट। बच्चों जरा ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट और सॉलिड में अंतर है। सॉलिड का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि अब उसकी एनर्जी, लैटिस एनर्जी या एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो रिएक्शन में दोबारा टेक पार्ट नहीं कर पा रहा। तो प्रेसिपिटेट होते सॉलिड ही हैं, बट प्रेसिपिटेट डू नॉट टेक पार्ट द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कभी इफ एनी प्रोडक्ट इज प्रेसिपिटेट और गैस विच एस्केप्ड आउट
देन रिएक्शन इज इररिवर्सिबल। अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट है या फिर गैस है जो एस्केप हो गई है, देन द रिएक्शन इज irreversible. Then the reaction is irreversible. ठीक है, बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों? हम कहना चाह रहे हैं प्रेसिपिटेट और सॉलिड दोनों सॉलिड होते हैं, लेकिन एक सॉलिड रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, एक नहीं। ठीक है, मतलब क्या है, फनी लैंग्वेज में कोई इंसान है वो सो रहा है, ठीक है, सो रहा है, अच्छी बात है, उठेगा, काम करेगा, व्हाटएवर, लेकिन वो इंसान, ठीक है, प्यारा हो गया है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, परमानेंट सो गया है, तो क्या अब उठ के काम करेगा? तो वो जो हो गया है वो प्रेसिपिटेट हो गया है, और जो खाली सो रहा था वो अभी सॉलिड था। तो दोनों केसेस में बॉडी थी, लेकिन एक में बॉडी में सोल है, एक में सोल नहीं है। तो जब तक सॉलिड है तब तक बॉडी में सोल है। सोल समझ में आ रहा है ना? जूते वाला नहीं है ये, बाद में का जूते वाला सोल है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट और इसमें अंतर ये था, ठीक। यहां हम कहते हैं अपोजिंग फोर्सेस आर एब्सेंट एंड इट कंप्लीट्स इन द डायरेक्शन प्रोसीडिंग, यानी इस डायरेक्शन में 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ कोई आ ही नहीं रहा। अपोजिंग फोर्सेस आर एब्सेंट, लिखो जल्दी से, अपोजिंग फोर्सेस आर एब्सेंट एंड इट कंप्लीट्स इन द डायरेक्शन प्रोसीडिंग, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसमें खत्म होंगे। इट कंप्लीट्स इन द डायरेक्शन प्रोसीडिंग, इट कंप्लीट्स इन द डायरेक्शन प्रोसीडिंग, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल बेटा लिख लो, जैसे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू AgCl, और ये एरो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, गिव्स यू AgCl प्लस NaNO3। तो ये जो मैंने एरो ऐसे लगाया है ना, उसका मतलब है प्रेसिपिटेट, ओके। एक और रिएक्शन लिखेंगे, CaCO3 CaO प्लस CO2, और ये ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे, दैट मीन्स ये ओपन कंटेनर दिखाना चाह रहे हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, गुड। तो बेटा अगली हेडिंग रिवर्सिबल, क्या आप अपने आप लिख लेंगे? ट्राई इट, रिवर्सिबल लिखिए अपनी कॉपी में। The reaction taking place in both the directions, ठीक है, taking place in both the direction मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेटा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका जरा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेवर कंप्लीट, कभी कंप्लीट ही नहीं होती। ये उसे बनाते रहते हैं, वो इसे बनाते रहते हैं, ठीक है। नेवर कंप्लीट, ये जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वापस आ जाएगी। नेवर कंप्लीट या 100%। अपोजिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट, अपोजिंग फोर्सेस होते हैं, अपोजिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट। बताओ बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है? इररिवर्सिबल। लोहे में जब जंग लग जाती है तो दोबारा थोड़ी लोहा बना लेते हो, प्योर लोहा, तो इररिवर्सिबल हो गया। चाहे आप कुछ कर लो, वो प्योर नहीं बनेगा। ऐसे ही ऑयल पेंटिंग है, वो एटमॉस्फेयर में रख दो तो धीरे धीरे ब्लैक पड़ जाती है, तो ये प्रोसेस इररिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट में आ जाती हैं, तो जब प्रेसिपिटेट आ जाता है तो फिर वो दोबारा बैक नहीं जाएगा, तो आपको इररिवर्सिबल है। और बाकी जितनी भी जनरल रिएक्शन है सब रिवर्सिबल है। तो दोनों में आई होप सबको अंतर क्लियर है, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। क्या चीज नहीं कहते हैं? नेवर कंप्लीट क्यों कहते हैं बेटा? नेवर कंप्लीट कहने का ये मतलब होता है कि अभी हम पढ़ेंगे एट एनी स्टेज इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, कभी ना कभी इनके बीच में क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आपका कहना सही है कि कंडीशन क्या 100% अलग होती है? 100% अलग नहीं होती। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बर्फ और पानी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक तरफ जाने लगता है, दूसरी तरफ आने लगता है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को बना सकते हैं और दोनों को एग्जिस्ट कर लेते हैं।
और जब दोनों को एग्जिस्ट करते हैं उसका ये चैप्टर है इक्विलिब्रियम। जब दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे उसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, वो अभी देखते हैं क्या है इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें एक शॉर्ट हेडिंग है जिसका नाम है एक्टिव मास। हेडिंग का नाम लिखें, शॉर्ट हेडिंग है एक्टिव मास। एक्टिव मास बोला जाता है बच्चों, ऐसे डिनोट कर देते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसे करके लिख देंगे और इसे कहेंगे एक्टिव मास। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। असल में मतलब अगर पूरा मैं आपको बताऊं तो ये होता तो है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमने सपोज 5 लीटर कोई चीज ली है या 5 मोल्स लिए हैं। अब 5 मोल्स या 5 मोल्स पर लीटर जो भी लिया है, क्या जो हमने सब्सटेंस लिया सारा रिएक्ट कर रहा है, सारा रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है? ऐसा नहीं है। तो हम जो सब्सटेंस लेते हैं उसका कुछ फ्रैक्शन ही रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो हम जब आप रिएक्शन थोड़ी और पढ़ना सीखेंगे तो बेसिकली रिएक्शंस चलती हैं कोलिजन से, मतलब पार्टिकल आके टकराते हैं और उन टकरों से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तब कहीं जाके बॉन्ड बनते हैं। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कोलिजन। तो जो आपने सब्सटेंस लिया है क्या सारा का सारा कोलिजन कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। जैसे क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, क्या सारे के सारे पढ़ रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं इनका भी दिमाग इधर उधर चले जाता है, कभी किसी का कभी किसी का, तो कुछ फ्रैक्शन में ही लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 1/2 1/3 कुछ भी हो सकती है, तो ये मल्टीप्लाई आएगा एक्टिव मास। ठीक है, बट हमारे लेवल में एक्टिविटी कोफिशिएंट नहीं है। हमारे 11th 12th IIT तक के लेवल में एक्टिविटी कोफिशिएंट नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, ओरिएंटेशन पे, कई फैक्टर्स पे। तो हमने अपने लेवल पे ये मान लिया है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 है कि जितने पार्टिकल लिए सब रिएक्टिव है, पढ़ने जितने आए सब पढ़ रहे हैं, हमने आंख बंद करके मान लिया, पढ़ नहीं रहे हैं बस मान लिया है। तो ऐसे ही एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 मान लिया है। तो बच्चों अब एक्टिव मास बेसिकली हो क्या गया हमारे लिए? मोलैरिटी हो गया। भाई जब एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 मान लिया है तो एक्टिव मास क्या हो गया? मोलैरिटी। तो जब हमें एक्टिव मास को मोलैरिटी कहना तो पढ़ाया ही क्यों? चुपचाप कह देते एक्टिव मास मोलैरिटी है। तो बेटा हमने इसलिए पढ़ाया कि हमारे केस में एक चीज है सॉलिड, कहीं पे भी कोई प्योर सॉलिड हो, एकदम प्योर, या कोई प्योर लिक्विड भी हो, तो प्योर सॉलिड का जब भी एक्टिव मास निकालना होगा मेनली सॉलिड का, तो वो 1 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है सॉलिड का एक्टिव मास हम नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि प्रैक्टिकली सॉलिड आप सोचो ना क्या है। जैसे बच्चों मेरे सामने ये बुक रखी है, तो ये एक सॉलिड है। अब मैं इसमें सपोज कोई केमिकल डालूं, तो वो जो केमिकल मैं इसके अंदर डालूंगा रिएक्ट करने, वो इसके अंदर थोड़ी पहुंच जाएगा, पहले तो सरफेस पे रिएक्ट करेगा। तो सरफेस के पार्टिकल रिएक्ट करेंगे, जब वो पूरे रिएक्ट कर लेंगे तब अंदर जा पाएगा। दैट मीन्स सॉलिड के केस में डायरेक्ट अमाउंट से ये नहीं पता लगा सकते एक्टिव कितना है। अगर उसका एरिया कम है ज्यादा है चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने इस लेवल पे 12th स्टैंडर्ड प्लस IIT स्टैंडर्ड तक ये कहा है आपको एक्टिव मास सॉलिड का नहीं निकालना है। जब भी सॉलिड आएंगे तो ये गलती मत करना कि उसकी मोलैरिटी निकालने बैठ जाओ, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये नहीं करना। अगर मैंने कभी किसी सॉलिड का नाम कह दिया है, जैसा एक आध बारी मैं करूंगा, तो आपको याद रखना होगा कि ये सॉलिड है और सॉलिड का हम एक्टिव मास नहीं निकालते, चाहे वो 50 ग्राम सॉलिड है चाहे वो 5 लाख ग्राम सॉलिड है, एक्टिव मास 1 ही रहेगा। तो हमारे कोर्स में ये वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको एक्टिव मास पढ़ाया है। अब समरी सुनिए फिर से। हमारी हेडिंग थी एक्टिव मास। एक्टिव मास का बेसिक मतलब था मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट। सेकंड पॉइंट आया बेसिकली एक्टिव मास इज मोलैरिटी एज एक्टिविटी कोफिशिएंट इज 1। अब पॉइंट आया नोट का, क्या कि एक्टिव मास सॉलिड का कभी नहीं निकालना है एज इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना। तो सॉलिड के केस में क्या एक्टिव मास होगा? वो 1 एज्यूम है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
और 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सॉलिड के केस में इस पूरे मल्टीप्लाई को 1 मान लिया है। वैसे मानना तो मतलब 0 भी कह सकते थे आप कि, लेकिन 0 हम तब कहते हैं अगर हम इस चैप्टर में प्लस या माइनस कर रहे होते, क्योंकि 1 से प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 माइनस करेंगे तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस नहीं है, इस चैप्टर में सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर तुमने वैल्यू 0 ले ली तो फंस जाओगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में वैल्यू क्या लो, 1, जिससे आंसर वही का वही आए। समझ में आया? तो इससे अभी नोट में ये भी दिमाग में रखना है कि इस चैप्टर में प्लस साइन का यूज ज्यादा नहीं है, मल्टीप्लाई है प्लस की जगह, और माइनस जहां दिखेगा उसकी जगह क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, हेडिंग लिख लिया एक्टिव मास, उसमें डैश देके लिखें इट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन है, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, बच्चों किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, मोलैरिटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, फिर लिखें नेक्स्ट लाइन से, एज एक्टिविटी कोफिशिएंट इज एज्यूम्ड 1, हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 माना है, देयरफॉर एक्टिव मास इज मोलैरिटी, एक्टिव मास मोलैरिटी है, क्योंकि बेटा एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 है बच्चे, इसलिए एक्टिव मास मोलैरिटी है, देयरफॉर एक्टिव मास इज मोलैरिटी। ठीक है, फिर लिखेंगे आप अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा। फॉर सॉलिड एक्टिव मास, पूरा एक्टिव मास, कोफिशिएंट नहीं, पूरा एक्टिव मास, फॉर सॉलिड एक्टिव मास इज एज्यूम्ड 1, एक्टिव मास इज एज्यूम्ड 1 इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट, अमाउंट कुछ भी हो, सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेना है। और वैसे तो प्योर लिक्विड्स का भी 1 लिया जाता है, लेकिन अभी आप सॉलिड ही लिखिए। फॉर सॉलिड एक्टिव मास इज एज्यूम्ड 1 इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट। बोलो बच्चों, क्लियर है एक्टिव मास? ठीक है, यूनिट क्या आएगी एक्टिव मास की, क्योंकि बेटा ये मोलैरिटी है तो इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर ही रहेगी, बिकॉज इट इज मोलैरिटी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज मोल्स पर लीटर। क्या आप एक्टिव मास कैलकुलेट कर लेंगे, किसी सब्सटेंस का निकालना होगा? ठीक है, एक्टिव मास कैलकुलेट कर ही लेंगे। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, एक्टिव मास हो रहा है या नहीं हो रहा कैलकुलेट। ठीक है, लिखें 32 ग्राम ऑफ SO2 प्रेजेंट इन, बेटा SO2 गैस होती है और लिक्विफाई करके लिक्विड में चेंज की जा सकती है। 32 ग्राम ऑफ SO2 प्रेजेंट इन 2 लीटर कंटेनर, 2 लीटर कंटेनर, गिव इट्स एक्टिव मास। 32 gram of SO2 present in 2 liter container, give its active mass. Good. SO2 का molecular weight 64 है। अब करिए, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आपका ये आया होगा, आई होप सो, 1/4। ठीक है, 32 अपॉन 64 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इट इज मोलैरिटी। और वॉल्यूम आपको ml में, शायद लीटर में ही दे रखा है, प्रेजेंट इन 2 लीटर कंटेनर, 1 अपॉन, तो ये आपका मल्टीप्लाई 1/4 आ गया। तो यहां से एक्टिव मास ऑफ SO2 इज 1/4। ठीक है, और आप इसे गैस है तो प्रेशर करके भी निकाल सकते थे, लेकिन सेम आंसर आएगा, बेफिक्र रहिए। एक और कर लीजिए, 10 ग्राम ऑफ CaCO3, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर, 10 gram of CaCO3 present in 1 liter container, give its active mass. ऑप्शंस हैं, मैंने ऑप्शंस बोर्ड पे लिख दिए हैं।
0.01, 0.1, 1 और 10। कैल्शियम का वेट 40 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही है बेटा संजना, कैलकुलेशन सही रखिएगा। CaCO3 का मोलर मास आपका 100 आएगा। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने एकदम सही करके दिखा दिया है। ठीक है, हाँ बेटा क्या आंसर आया? हाँ कई बच्चों ने सही समझा है, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं सही पकड़े हैं आप। क्या सही पकड़े हैं आप? सॉलिड है, CaCO3 सॉलिड है, और सॉलिड के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना। और कईयों ने फिर भी अभी भी वही 10/100 इंटू 1/1.1 निकाल के ये आंसर कर दिया है। तो भैया ये आंसर गलत है, ये सही है, क्योंकि CaCO3 सॉलिड होता है और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, उसका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट वर्ड इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, बेसिकली न्यूमेरिकल इस लॉ से चलते हैं, या इस लॉ ने जो दिया है रिजल्ट, उससे हमें पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहा गया है? बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर एक A नाम का सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, एक B नाम का सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो रेट यानी स्पीड एट विच A इज रिएक्टिंग, तो मैं इसे सिंपल लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्टिंग A कितना रिएक्ट कर रहा है विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A। अगर A का एक्टिव मास ज्यादा है तो A ज्यादा रिएक्ट करेगा, A का एक्टिव मास कम है तो कम रिएक्ट करेगा। यानी रिएक्शन में जो रिएक्ट करने की स्पीड होती है, उसके पीछे डिपेंडेंसी किसकी है? एक्टिव मास की। जो एक्टिव है, जितना ज्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से रेट उतना ज्यादा। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्टिंग भी आ गया, तो अगेन तो इसमें क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे बेस्ड है? एक्टिव मास पे बेस्ड है। रेट किस पे डिपेंड करते हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये वो। तो अगर एक्टिव मास आंसर है तो वो टिक होता है, और नहीं होता तो मोलैरिटी टिक होता है, क्योंकि एक्टिव मास मोलैरिटी। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, या इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या है? तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना से, कि रिएक्शन की स्पीड इन दोनों के एक्टिव मास के मल्टीपल के प्रोपोर्शन थी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ए का एक्टिव मास अगर पता है, सपोज 5 है, बी का एक्टिव मास 5 है, तो रिएक्शन की स्पीड 25 है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जो रिएक्ट कर रहा है उस पे। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन को शुरू से बताता हूं। बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन का हम पहला पॉइंट कहते हैं कि ये हर रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल। तो पहला पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज irreversible reaction. It is applicable to both reversible as well as irreversible reaction. ये रिवर्सिबल पे भी लगेगा बेटा और इरिवर्सिबल पे भी लगेगा, क्लियर है? इट इज एप्लीकेबल टू बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट बेटा, इससे क्या क्या पता चलता है बच्चों? इससे क्या क्या पता चलता है बेटा? इससे हमें दो बातें पता चलती हैं, रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। लिखें, इट गिव्स
ये क्या बताता है? इट गिव्स रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन. इट गिव्स rate of reacting substance as well as rate of reaction. Next line से, rate of reacting substance is directly proportional to, rate of reacting किसके directly proportional है बच्चों? Rate of reacting substance is directly proportional to active mass of reacting species या active mass of it. Active mass of it, rate of any substance reacting is directly proportional to its active mass, अपने active mass के. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, the rate of reaction is directly proportional to, हाँ यहां पे आपको वर्ड बोलना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज, इसी फोकस करिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. The rate of reaction is directly proportional to the multiplication of active masses of reacting species. जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मासेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. बोलो बेटा क्लियर है? ये लिख लिया आपने, ए से बी लिख लिया है, वेरी गुड, लिख लो, लिख लिया. अब जरा एक बार सोच के देखिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए. बेटा बाई चांस ये ए ही होता तो, सपोज अगर ये भी ए होता तो यहां भी ए आता बी की जगह, और अगर ए आता तो दो बारी ए इंटू ए थोड़ी लिखते आप, तो आप क्या लिखते? ए स्क्वायर, यही तो लिखते. अच्छा ये भी बात आपको मालूम है, ए प्लस ए थोड़ी लिखते आप तो 2a लिखते. समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि अगर कभी रिएक्शन में कोई कोफिशिएंट होता, कोई कोफिशिएंट, जैसे ये लिखा है 2a से p, और मैं कहूं रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आपका आंसर आएगा a. तो जो भी कोफिशिएंट होगा, बैलेंसिंग का नंबर होगा, वो कहां चला जाएगा बच्चों? पावर में. तो बैलेंसिंग का जो नंबर होता है, या जिसे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, वो पावर में होते हैं, ये याद रखना है. स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंसिंग के जो नंबर हैं वो हमेशा कहां दिखाने हैं बच्चों? पावर. मिटा दें बेटा इसे. बोलो बेटा क्लियर है? चलिए बेटा आज इतना ही रख रहे हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया, इतना रख रहे हैं. ओके, कल कंटिन्यू करेंगे.